हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और इसके पहले के सारे लेक्चर्स देखे होंगे। देखिए, आज जो लेक्चर मैं लेकर के आया हूँ ना, वो है 1st to 5th जितने चैप्टर थे अपने 10th क्लास की मैथ्स में 1 से लेकर के 5 तक, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में आपके जो कुछ 1-2 दिन के अंदर पेपर स्टार्ट होंगे, आपके फर्स्ट टेस्ट जो भी आपके स्कूल में चल रहे होंगे, तो उसकी दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 1st to 5th चैप्टर में लेकर के आया हूँ। अच्छा, वैसे पहले एक बात बता देता हूँ कि अपना अभी तक फोकस जो है ना, आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग लेकर के चलना है, तो आपको इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन फिर भी अपने मार्क्स अभी हमको अच्छे तो करने ही हैं, इसीलिए मैं 1st to 5th लेकर के आया हूँ चैप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1st और 2nd चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, यूट्यूब पे उसके प्लेलिस्ट भी रेडी है, वीडियोस पूरे आ चुके हैं, तो आप चाहो अच्छे से समझने के लिए आप वो जरूर देखना। और तीसरा, चौथा, पांचवा, अब देखिए इसके मैं क्वेश्चंस आपको पूरे प्रॉपर करूंगा, लेकिन इसके जो पूरे लेक्चर हैं जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, वो अपने टाइम टू टाइम आ जाएंगे, थोड़े बाद में आ जाएंगे। अभी आते हैं अपन क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्या है, चैप्टर 1st to 5th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से लिया है मैंने, और ये सेकंड, मतलब पहले बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं वो दोनों क्वेश्चन हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के। एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर जिसमें 1.1 थी एलसीएम एचसीएफ की, और सेकंड वाली थी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाली। देखिए पहला क्वेश्चन है 96, क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि 96 व 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए एवं उसकी सहायता से एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब पहले मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ कैसे निकालना है, तो पहले लेता हूं मैं 96 को, तो 96 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 2 से करूंगा, 2 चौक 8, बच गया 1, हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर दूंगा इसमें 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर करूंगा इसे 2 से सॉल्व, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद में 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा ये 3 बार, और 3 से जाएगा अंत में 1 बार। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 की घात 5 गुणा में 3। अगला मैं करूंगा 404 का, 404 का, तो 404 का इधर निकाल लेता हूं मैं। देखिए 404, इसे करूंगा 2 से, 2 दूनी 4, 0 2, 2 से करूंगा 2 से 1 बार, 0 1, बस इतना ही होगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2, 2 बार है ना, इसलिए 2 की घात 2 गुणा 101। पूरा डीपली मैं आपको पुराने लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एचसीएफ। तो पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ 96,404। अब देखिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में कॉमन है। कॉमन कौन है, देखो 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 101 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो दोनों में कॉमन कौन है, 2, 2 इधर भी है 2 इधर भी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है ना, उसकी हाईएस्ट या फिर लोएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन है ना, ये हाईएस्ट है इसलिए इसके अंदर लोएस्ट देखूंगा। तो इधर 2 की घात 5 है और इधर 2 की घात 2 है, तो कॉमन कौन सी है, 2 की घात 2, तो मैं लूंगा यहाँ पर 2 की घात 2, तो ये आ गया 4। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 4। अब इसी का यूज करके मुझे एलसीएम निकालना है। वैसे तो डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 101, इस तरह से निकल जाएगा, लेकिन मुझे इसकी सहायता से निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर a गुणा b बटा एचसीएफ। मतलब a गुणा b करूंगा तो नीचे कर देता हूं, a गुणा b मतलब 96 गुणा 404 बटा एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकाला है अपन ने, 4। 4 से गुणा कीजिए इसे, क्या 4 से भाग कीजिए, 4 एकम 4, 4 से भाग कीजिए, 4 दूनी 8, हासिल बच गया 1, 16, 4 चौक 16। तो ये क्या होगा, 24 गुणा 101। ठीक है, 101 नहीं है, 404 है, सॉरी, हाँ जी 404। एक बार देख लेते हैं, देख लेंगे, अभी नीचे तक पूरा दिख रहा है ना आपको। अब 24 का पहाड़ा बोल देना, 24 चौक 96 के 6 और 24 चौक 96 वापस, ये इसका एलसीएम आ गया। तो एक तो ये इसका आंसर, एक ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। पहले एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में आपको नीचे तक पूरा दिख रहा है या नहीं। बिल्कुल दिख रहा है, एकदम क्लियर है। समझते हुए चलना पूरी चीज को, क्योंकि देखिए अब हार्ड कुछ है ही नहीं। पहला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से मैं आपको करवा ही चुका हूं, तो ये तो अपना एक तरह से रिवीजन चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो निम्न का एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो देखिए पहले इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं। सॉल्यूशन किया मैं 12 का निकाल लेता हूं। 12 के लिए देखिए क्या होगा, 12। देखिए अब ये छोटे छोटे नंबर है ना, तो मैं भाज्य गुणनखंड विधि पूरी नहीं लगा रहा हूं इसके अंदर। मुझे पता है कि 12 क्या होता है,
2 गुणा 3 होता है, वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो 12 बराबर क्या हो गया, 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 15, 15 क्या आएगा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, और 21 क्या आएगा 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21। अब निकालिए इसका पहले तो HCF। HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में तीनों में कॉमन है और उसकी मिनिमम घात ले लेना। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 2 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है, 5 इधर है तो इन दोनों में नहीं है, 7 इधर है तो इन दोनों में नहीं है। मतलब कि जो तीनों में कॉमन है वो कौन है, केवल 3 ही है जो दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, सॉरी। इधर घात 1 है, इधर भी घात 1 है, इधर भी घात 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 की घात 1, मतलब सीधा सीधा 3। ये इसका HCF आ गया। अब LCM निकालो, तो LCM में क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको ले लेना, उसकी घात जो ज़्यादा से ज़्यादा है, तो 3, 3 और 3, घात आ जाएगी इसकी 3 की घात 1। अब आगे ले लो, 2 दूनी 4, तो ये 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, सॉल्व कर लीजिए। 3 एज इट इज, 2 दूनी 4, 7 पंजे, ये हो गया 35। ठीक है, गुणा कर लो, तो देखिए 35, ये 4 है ना। अब देखो मैं अपना तरीका बताता हूँ कि कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं। इस 4 को मैं 2 गुणा 2 में तोड़ दूंगा, मतलब मैंने इधर गुणा कर दिया वैसे, लेकिन नहीं करता तो क्या करता भाई, 4 2 गुणा 2 होता है, 35 का डबल मुझे पता है कितना होता है, 70 होता है, और फिर 2 बचेगा उसका डबल कर दूंगा, मतलब 140 हो गया। 140 गुणा 3, 14 तिया 27, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 420। अब चाहो तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, 4 तिया 12, ये आ गया मेरे पास में 35 गुणा 12, 12 पंजे 60, 0, 12 तिया 36 और 6 42, ये लीजिए 420 इसका LCM। ये फर्स्ट भी हो गया इसका भी। अब सेकंड देख लीजिए। अच्छा, सेकंड तो बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा, इजी इसलिए क्योंकि इसमें केवल कैलकुलेशन का काम है। समझो कैसे, क्या है, सबसे पहले 17 है। 17 आपको पता है प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, तो इसको अपन 17 गुणा 1 ही लिख सकते हैं, और तो क्या लिखेंगे, मैं 1 गुणा 17 लिख देता हूँ इसको भाई। अभाज्य गुणनखंड क्या करूँ, इसका खुद अभाज्य संख्या है इसलिए। सेम ऐसा 23 का करूँगा तो 1 गुणा 23, और 29 का करूँगा तो 1 गुणा 29। अच्छा, ये 1 क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मुझे HCF आसानी से निकाला जा सके, ठीक है ना, HCF इसका आसानी से मैं निकाल सकूँ। देखिए HCF क्या होता है, जो दोनों के अंदर तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन कौन है, 1, उसकी घात ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही, HCF 1 रहेगा। और बात करूँ अगर LCM की, तो LCM क्या होगा, जो तीनों के अंदर है सबको मल्टीप्लाई कर देना, कॉमन वाले को छोड़ देना, बड़ी संख्या ले लेना, उस बड़ी घात ले लेना उसकी, 1 को छोड़ो, इन सबको गुणा कर दो, 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इसको मैं गुणा करके नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन और कर लें क्या, यहीं पे इतनी जगह है यहाँ पर, तो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, 8, 9 और 5। देखिए 8, 9 और 5 के लिए, तो 8 के लिए क्या लिखूंगा मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के लिए क्या लिखूंगा, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और 5 के लिए क्या लिखूंगा, 5 के लिए 5 है कि 25 है, 25 है ये, 5 नहीं है, ये है 25। तो इसको 25 को क्या लिख देंगे, 5 गुणा 5। देखिए HCF तो इसका सिंपल सा है कि भाई कुछ भी कॉमन है क्या, इधर सब 2 है, इधर सब 3 है, इधर सब 5 है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, इसलिए क्या आएगा इसका HCF, इसका HCF आएगा 1। LCM इधर देख लीजिए, LCM क्या आएगा इसका, LCM देखिए, LCM में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसका मतलब इन सबका गुणा ही आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, इतना आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया, देखिए ये तो मिलकर के 100 हो गए, और इधर बच गया आपके पास में 3 तिया 9, 9 दूनी 18, इसका LCM आएगा। अब आप लोग गुणा करके इसको देख लेना, आंसर इसका 1800 आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वैसे तो ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए, क्योंकि कंप्लीट अपन कर चुके हैं, आराम से देख लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूरा लिख दिया मैंने। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। साथ में इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है, क्योंकि ये मान लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम जो कर रहे हैं वो सारे ही हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक बढ़िया वाला जो क्वेश्चन है ना, वो है आपका ये √3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक तो ज़्यादा नंबर में आता है क्वेश्चन, फिर दूसरी चीज़ थ्योरेटिकल है, इसलिए समझ में कम आता है। लेकिन मुझे पता है कि जिसने भी मुझसे पहले इसको पढ़ रखा है ना, कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं। अभी देखना आप इसकी लैंग्वेज, पहले आपने एक बार मुझसे पढ़ लिया ना, अब देखना दूसरी बार में ये चीज़ और ज़्यादा इजी होने वाली है। किस तरह से, सबसे पहले मैंने आपको उस समय भी बोला था कि √3 अपरिमेय संख्या है, हमें पता है, लेकिन सिद्ध करना, इसलिए क्या इसको मना कर दो, नहीं हम नहीं मानते।
√3 अपरिमेय संख्या है, हम वो क्या बोलेंगे, √3 परिमेय संख्या है। मानना क्या है, लिखना ऐसा कैसा कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है, सुनना, जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं। इसलिए मैंने क्या किया, अतः √3 बराबर p/q, या फिर इसको मैं a/b लिख देता हूं, a/b लिख देता हूं क्योंकि हम a/b से ही सॉल्व कर रहे हैं। a/b ब्रैकेट में लिख देना, जहां a व b सह अभाज्य हैं, ठीक है, जहां a व b सह अभाज्य है। इसको करो व्यवस्थित, व्यवस्थित करूंगा तो ये आ जाएगा b गुणा √3 बराबर a। फिर अगले स्टेप में और अच्छे से व्यवस्थित करना इसे, तो a बराबर b√3। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ कर दूंगा इसका वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो ये a स्क्वायर बराबर b√3 का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में इसको अपन लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और ये हो गया b स्क्वायर। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब लास्ट में फिर वही जो प्रमेय थी अपनी 1.1 प्रमेय, अगर आपको ध्यान हो तो प्रमेय क्या थी, यदि कोई संख्या a, यदि कोई संख्या p a को विभाजित करती है, a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो a को भी विभाजित करेगी। अगर कोई संख्या है p, ये a स्क्वायर को विभाजित करती है, इसको विभाजित करती है, तो a को भी विभाजित करेगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ काम आ रहा है। देखिए ये a स्क्वायर है, इसके बराबर में मुझे कोई संख्या मिल रही है और उसके अंदर क्या है, वो 3 में गुणा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाली जो संख्या है ये 3 से पूरा पूरा भाग होगा। अगर 3 से पूरा भाग a स्क्वायर में हो रहा है तो a में भी पूरा भाग होगा। बस ये क्या करना है, लैंग्वेज में लिखना है। समीकरण 1 से क्या कि a स्क्वायर 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है। अतः अप्रमेय का नाम अगर आपको याद है कि वो 1.1 थी कि 1.2 थी, शायद 1.1 ही थी, ठीक है ना। अगर प्रमेय का नाम याद है तो लिख दीजिए, क्योंकि 1.1 थी और 1.2 था, आपने √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, तो प्रमेय 1.1 अगर याद है तो ठीक है, वरना सीधा यही लिख देना है। अतः 3 से भी a भी भाज्य होगा 3 से। अतः प्रमेय 1.1 से a भी 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, ठीक है ना। अब जब ये 3 से भाज्य है, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए अगर ये 3 से भाज्य है तो जो चीज मैंने लिखी ना वही मैं मान रहा हूं, अर्थात मैंने पुनः मान लिया कि a बराबर क्या आएगा, 3c आएगा। मतलब a भी क्या है, 3 से भाज्य है। भाई इसको अपन ऐसा लिख देंगे ना, 3 अगर इसके बटे में आ जाएगा मतलब 3 से भाग जाता है तब c मिलता है, ठीक है। इसका क्या करो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो मिलेगा a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। अब इसमें क्या करो, मान रख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 बराबर a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर है ना। समीकरण 1 से मान रख दो, समीकरण 1 से मान रखने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर की जगह पे क्या रखूंगा, यहां देखना ध्यान से, a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह रख दूंगा मैं 3b स्क्वायर। इधर कितना है, 9 c स्क्वायर, 3 से कटेगा ये 3 बार, तो b स्क्वायर बराबर क्या मिला, 3c स्क्वायर। बस अब देखिए b स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर के बराबर में कुछ संख्या मिल रही है और वो 3 का गुणांक है। अगर वो 3 का गुणांक है इसका मतलब b स्क्वायर में 3 का भाग जाता है। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से b स्क्वायर 3 से भाज्य है। अब देखो वापस क्या है, यही कॉन्सेप्ट कि क्या है, b स्क्वायर 3 से भाज्य है, अतः b भी 3 से भाज्य होगा, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, ये भी 3 से भाज्य हो रहा है, लेकिन अब विरोधाभास क्या है, b 3 से भाज्य है, a भी 3 से भाज्य है, तो फिर मैंने यहां पर क्या माना, a व b सह अभाज्य है। और सह अभाज्य का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कुछ भी कॉमन चीज है ही नहीं, मतलब HCF उसका एक है।
मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाज्य कर दे। यही मतलब हुआ ना सहभाज्य का, कि ना तो ए में ना बी में कुछ कॉमन मिलेगा जो एक दूसरे, जो ऐसी संख्या जो दोनों को भाग कर दे। बट इसके हिसाब से मुझे 3 मिल रहा है और इसके हिसाब से भी मुझे 3 मिल रहा है। तो बस अब मुझे क्या करना है, यही लिखना है, किंतु समीकरण 1 व 2 प्रारंभिक धारणा में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, अतः हमारी धारणा गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। साइड हो जाता हूं मैं, अच्छे से देख लो एक बार और जल्दी से इसकी लैंग्वेज को भी समझ लेना। वैसे मुझे पता है कि पिछली बार इसको इसके 2-3 क्वेश्चन करवाए थे और इसको करने के अंदर हमने टाइम भी बहुत लगाया था। अब बहुत टाइम लगाया था तो फिर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर आपने किसी चीज़ को टाइम दिया है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मेरे को पता है कि इस क्वेश्चन को जो मुझसे अभी पढ़ रहा है ना, उसको तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि पहले भी जिसने मुझसे पढ़ा था उसको अभी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अभी भी मैंने इसको अच्छे से ही समझाया, ऐसा नहीं है कि बस काम चलो काम कर दिया, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा है आपको कंटेंट के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल है ही नहीं। नोट करो जल्दी से, चाहो स्क्रीनशॉट। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगला अपन चैप्टर 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले एक बात जो मैंने आपसे पहले भी कही है, अभी कह रहा हूं और मैं बार बार कहूंगा और बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाता है पाप से। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से बस यही कहा, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो आपको पहली लड़ाई अपने आप से जीतनी है, और अपने आप से जीतनी है इसका मतलब अपने डर से जीतनी है। जो डर आपके मन में बैठा है ना स्टडी को लेकर के, कि किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, मैं अपना तो मैथ सब्जेक्ट है इसलिए उसके लिए बोलता ही हूँ, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आपके मन में बैठा है डर, तो चिंता मत करो, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। ये डर जो है ना, एक दिन आप इसे डराओगे, पक्की बात है। बस आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार कंप्लीट करवाए हैं चैप्टर, अब वापस एक बार प्रैक्टिस सेशन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन लेकर के आया हूँ आपके बीच में। वही क्वेश्चंस बार बार कर रहे हैं, और एग्जाम टाइम तक आप मान करके चलिए इतने वीडियोस आएंगे और इतनी बार इन क्वेश्चंस को मैं आपको करवा चुका हूँ कि अगर एग्जाम हॉल में आप बैठे और आपके चेहरे पर स्माइल नहीं आई तो आप बताना। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। क्वेश्चन क्या था वो एक बार मैं रीड करके आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन सुनना, ये है क्वेश्चन की, द्विपद बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के योग तथा गुणनफल, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता जांचिए। ठीक है ना, ये है चैप्टर 2 का एग्जाम्पल नंबर 2, और एक क्वेश्चन मैंने लिया है 2.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख लेना कैसे क्या करते हैं इसको ब्रेक करने का तरीका। ब्रेक करने का मतलब कि देखो, इंग्लिश में तो अपन इसको बोल देते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और मैं अपने तरीके से इसको समझाता हूँ ना, तो एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि इन दोनों का गुणा मिल जाए। इन दोनों का गुणा का मतलब ये गुणा ये करके 10 मिल जाए, मतलब कि आखिरी वाला और पहले वाला इन दोनों को गुणा करो, क्या आ रहा है 10 एकम 10, तो गुणा करने पर तो क्या मिले 10, और उन दोनों चीज़ों को जोड़ने पर क्या मिले 7। अब सीधी सी चीज़ है भाई, 10 को 5 2 में तोड़ते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। बहुत ईजी है ये, x² + 5x + 2x + 10 कर दूंगा इसे। अच्छा, ये रफ का काम अगर करना चाहते हो तो रफ में करके देख लेना, वरना इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तो सिंपल है, आता है हमें। क्या करना है, इन दोनों में से x को कॉमन निकालो। क्या बोला था मैंने, धक्का दो बाहर काटो, तो धक्का देके बाहर काटो x को धक्का देके बाहर काट दिया। इधर क्या बच गया, x + 5। इधर से क्या बचा भाई, 2 कॉमन ले लो, मतलब कि धक्का दो 2 को, तो x और 10 में से 2 चला गया। 8 मत बोलना, 10 दूनी 20, गुणा की बात कर रहा हूँ, सॉरी 5 दूनी 10, गुणा की बात कर रहा हूँ, इसलिए 5 आएगा इधर। अब देखो x + 5 वापस कॉमन ले लो, और इधर क्या आएगा, x + 2, ये आ गया। इधर से x और इधर से +2 ये आ गया। क्या निकालने हैं अपने को, तो शून्यांक निकालने हैं जी। तो शून्यांक क्या आएगा, शून्यांक आ जाएंगे इसके, शून्यक नहीं शून्यक,
शून्य क्या आ जाएंगे इसके भाई, पहला तो आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा -5 या x बराबर -2, ये दो इसके आ गए शून्यक। अब अपन क्या कर लेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर क्या आ जाएगा -2। हमें पता है शून्यांकों का योग क्या होता है, तो देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि -5 प्लस -2 बराबर -b मतलब -7/1। देखिए यह है b 7, a है 1, तो -7/1। -5 और -2 ये हो गए -7, इधर भी आ गया -7, ठीक है ना, ये चीज हो गई प्रूफ। अगला देखिए, शून्यांकों का गुणा करना है। तो शून्यांकों का गुणा मैं आपको इधर बता देता हूँ, ठीक है ना, जगह थोड़ी सी हमने कम रखी थी, कोई बात नहीं। शून्यांकों का गुणा, इसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा मतलब -5 गुणा -2 बराबर c की जगह पे 10/1, a1। तो 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कट गया, कितना आया 10 बराबर 10। ये लीजिए, हो गई इसके सत्यता की जांच। अब फिर आते हैं सेकंड पार्ट पर, मतलब सेकंड क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज के पहले वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। 6x² - 3x - 7x। सबसे पहले तो क्या करो, इसको तरीके से जमाओ। तरीके से जमाओ मतलब जो वेरिएबल होता है ना, जो अचर पद होगा उसकी घटती घात के अंदर या फिर बढ़ती घात में। तो मैं इसको घटती घात में जमा लेता हूं, तो ये बनेगा देखिए 6x² - 7x और -3। सॉल्व करो, गुणा करने पर क्या चाहिए 6 × 18, शाबाश, और जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए -7। तो ये आएगा देखिए 6x², देखो 18 चाहिए, 6 × 18 चाहिए, और 18 कब आता है, अगर 9 में 9 गुणा 2 कर दूं तो इधर लिख देना -9x + 2x। कैसे हो रहा है, कैसे कर रहा हूं, ये मैं अपने पुराने वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। अभी केवल इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए इतना ही चलेगा। अच्छे से समझना है तो पुराना वीडियो जरूर देख लेना। 6x² - 9x, एक बार जोड़ करके देखो, वापस ये आ रहा है क्या, -9 + 2 -7 आ रहा है, बरोबर है। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, धक्का दो 3 को, 6 और 9 में दोनों में 3 कॉमन, x² और x कॉमन, x को भी दो धक्का, 3 आ गया, x आ गया, बच क्या गया इधर 2x -3। इसमें से क्या बचेगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 आ रहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, 2x - 3, 2x - 3 दोनों तरफ है, तो 2x - 3 को बाहर लो, 3x + 1, ठीक है। अब देखो 2x - 3, 3x + 1, शून्य किसके क्या आएंगे, शून्य का आएंगे 2x - 3 बराबर 0 या फिर 3x + 1 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, एक तो ये हो गया, और इधर से चलेगा 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, ठीक है ना। ये दो आ गए इसके शून्यक। अब अपन इसको क्या कर लेंगे, अल्फा और बीटा मान लेंगे। किसी को भी अल्फा और मान लो, किसी को भी बीटा मान लो। अल्फा ये हो गया और बीटा हो गया -1/3, ठीक है। अल्फा बीटा आ गया। अब अपन करते हैं इसके सत्यता की जांच। इस तरफ कर लेता हूं, देखो बिल्कुल वो का वही चलेगा। यहां पर भी क्या करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि इन दोनों का योग 3/2 प्लस -1/3 बराबर -b/a। अब यहां से देखना, इसमें से मत उठा लेना -b और a, इधर से लेना -b मतलब कि -7 है b, और a की जगह पे कौन है 6 है। करो सॉल्व, तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, 2 और 3 का एलसीएम 6। बता रखा है एलसीएम लेने की ट्रिक कि अगर 2 क्रमागत संख्याएं आ जाती है तो एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होगा। यदि 2 अभाज्य संख्याएं आ जाती है, 3 अभाज्य संख्याएं आ जाती है, तो उनका एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल ही होगा। चलो देखो 2 से, और फिर ये तो हो गया अपना एलसीएम लेना। फिर अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो वापस मेरे साथ दोहरा लेना, अगर भूल गए हो तो जल्दी मन में लेकर क्या, वो क्या लाइन बताई थी मैंने, क्या यही था, नीचे भाग ऊपर गुणा। अगर भूल गए तो वापस 2-3 बार दोहराओ, जल्दी दोहराओ इसको, नीचे भाग ऊपर गुणा, नीचे भाग ऊपर गुणा। अब देखो नीचे भाग करो, 2 से भाग करो 6 को, 2 से भाग किया 6 को, 3, उस 3 को गुणा करो ऊपर, नीचे भाग ऊपर गुणा। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस आएगा, नीचे भाग मतलब 3 से भाग करो 6 को, 2 आएगा,
उसको गुणा करो ऊपर बराबर, ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, इधर तो 7/6 आ गया, ठीक है। 3 3 9 हो गया, माइनस 2 एकम 2/6 बराबर 7/6, तो ये आ गया आपके पास 7/6 बराबर 7/6। ये हो गया एक चीज प्रूफ। अगला क्या है, शून्यांकों का गुणा कर दो, शून्यकों का गुणा, और वो होगा अल्फा बीटा मतलब C/A। करके देखिए, अल्फा बीटा मतलब जो अल्फा बीटा निकाले थे 3/2 माइनस 1/2 1/3 सॉरी 3/2 गुणा माइनस 1/3। सी की जगह पे क्या आएगा, तो सी की जगह पे आएगा, इस तरफ से देखना, सी की जगह आएगा -3, सी की जगह -3 बटा ए की जगह पे आएगा 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 से ये कट गया, दोनों तरफ आ गया -1/2 बराबर -1/2। ये चीज़ भी हो गई सिद्ध। देखो जल्दी से इसे मैं साइड होता हूँ। देखो ये सेकंड चैप्टर भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सेकंड चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक तरीके के खत्म हो गए। अब जो आते हैं क्वेश्चन वो आते हैं इसके अपोजिट वाले। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या गया है, द्विघात वाले बहुपद दिए हुए हैं, बहुपद दिया है और शून्यांक निकालने थे और सत्यता जांच करनी थी। अब क्या होगा, शून्यक दिए हुए रहेंगे, शून्यक देने के बाद में आपसे पूछेगा वो बहुपद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2.2 के दूसरा क्वेश्चन, उसी के 2 क्वेश्चन ले लिए हैं अपने। शून्यांकों का योग दिया हुआ है, इसका मतलब देखिए ये तो क्वेश्चन है, अभी तक जो लिखा था ना ये तो क्वेश्चन था। शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग अपन क्या मानते हैं, शून्यक को अल्फा और बीटा। तो क्वेश्चन ने क्या दिया है आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है, और शून्यांकों का गुणा मतलब कि अल्फा गुणा बीटा वो आपको -1 दिया है। अब इसका समीकरण नहीं, बहुपद कैसे बनता है, तो बहुपद कैसे बनता है वो देख लीजिए। बहुपद का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब जिन्होंने पढ़ रखा है पहले उसको मैंने बताया था, इस फॉर्मूले को हमने 8th क्लास में भी पहले देखा है, 9th क्लास के अंदर इसे बहुत सारे फॉर्मूले मतलब क्वेश्चन से सॉल्व किए हैं। आने वाला जो चौथा चैप्टर है आपका इसका, उसके अंदर ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन और भी सॉल्व करने वाले हैं। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी भी रहती है ना। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब क्या है, मान दे रखा है, सीधा मान ही तो रखना है और आंसर करना है। तो ये आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आएगा 1/4 x, और अल्फा बीटा की जगह पे आएगा -1। ठीक है, सॉल्व कर दो। मैं क्या करता हूँ, इधर 4 आ रहा है ना, तो मैं पूरे को 4 से एक बार गुणा कर देता हूँ ताकि ये 4 हट जाएगा। तो 4 से मैंने गुणा कर दिया, ये x² माइनस 1/4 x, और ये प्लस माइनस -1 क्या होगा, ये 4 से अंदर गुणा करूंगा तो 4x² माइनस 4 से 4 कट के 1 हो गया, 1x। अब 1 अगर यहाँ पर नहीं लिख रहे हो तो भी सही है, -1, लेकिन इस 1 को मत भूल जाना, 1 नहीं आएगा इधर 4 आएगा, गुणा हो गया, इसलिए ये अपना आंसर। ठीक है ना, क्या हुआ, 4 गुणा हुआ 4x² हो गया, 4 से 4 कट गया इसलिए खाली -1x आ गया, 4 1 में गुणा हो गया -4 हो गया। नेक्स्ट, जगह तो काफ़ी बची अपने पास में। ठीक है, देखिए इसको क्या लिखेंगे, वही काम कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 0, और ये चीज़ क्या है, अल्फा गुणा बीटा बराबर √5। समी बहुपद क्या होता है, तो बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² एज इट इज़ माइनस, इस जगह पर क्या आ जाएगा 0, x प्लस अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा √5। देखिए x², ये तो 0 ही हो गया, आंसर क्या गया इसका, x² माइनस वाला तो 0 हो गया इसलिए प्लस √5, बस ये इसका बहुपद आ गया, आंसर सिंपल सा। अच्छा, जगह बची ही है अपने पास में, तो एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 2 तरीके के क्वेश्चन तो हो गए इसमें। एक क्वेश्चन जो कि दोनों बराबर होते हैं, मतलब बराबर इन द सेंस कि प्लस माइनस में चल के बराबर आ जाता है, तो योग -1/4। एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, ऐसे लिख देता हूं उसको, अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग तो है -1/4 और शून्यांकों का गुणा दिया है 1/4। ठीक है, जल्दी से चेक कर लूँ बुक में, क्या यही है, हाँ जी यही है। तो इसका बहुपद कैसा बनेगा, तो इसका बहुपद बनेगा, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। सॉल्व करें, x² एज इट इज़ भाई माइनस अल्फा बीटा, इसकी जगह आ गया -1/4 x प्लस इसकी जगह आ गया 1/4। देखिए माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया x² प्लस 1/4 x
प्लस 1/4, क्या करो पूरे को 4 से गुणा करना, 4x², क्योंकि बटे में 4 है ना, उसको मैं हटाना चाहता हूँ इसलिए 1/4x प्लस 1/4, अंदर गुणा करूंगा तो x² प्लस 1/4, वो 4 से 4 कट गया, खाली x रह गया, इधर भी तो 4 आएगा, ठीक है ना, इधर 4 आएगा, 4x² और ये 4 कट करके 1 हो गया, ये इसका आंसर। हाँ तो स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐसा लग रहा है कि सर अब तो बहुत इजी हो गया? अगर ऐसा लग रहा है तो जल्दी से थम्स अप कर देना कमेंट्स के अंदर और बता देना कि हाँ सर पुराना वीडियो देखा है इसलिए ये बहुत इजी लग रहा है और आराम से क्वेश्चंस हो भी रहे हैं। देखिए जितना हम इसको करते जाएंगे ना उतना आपका ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ओवर कॉन्फिडेंस मत होने देना अपने आप को। अति आत्मविश्वास जो होता है वो खतरनाक होता है, इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस जरूर रखना, जब पेपर देने जाओगे तो बढ़िया। और वैसे भी मैं तुमको पहले बोल चुका हूँ, वापस बोल रहा हूँ कि अपना जो उद्देश्य है वो है बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर के आना। इसका मतलब वो तो अभी दूर है बहुत, अपने पास में ये फर्स्ट पड़ाव है, फर्स्ट स्टेप है। अगर फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपको खाली अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, एक तरीके से आपको अपना बेस्ट करना है, फिर उसके बाद में देखना है कि रिजल्ट इस फर्स्ट टेस्ट का या जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं ना वो कैसा रहता है। वो रिजल्ट देख करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला। अब दो चीज़ होती है, एक तो क्या रिजल्ट अच्छा आता ना तो अपने को एक तो खुशी होती है, अपने को ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे आगे और पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर आए हैं बस ये बना करके रखने हैं। और दूसरा ये चीज़ पता चलती है कि मैंने कहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया, कौन से टॉपिक पे कम ध्यान दिया, कहाँ पर मेरे मार्क्स आए, कहाँ पर मेरे मार्क्स कटे। तो आपको खुद को ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पर अपने मार्क्स कम हो रहे हैं। अगर कम आते हैं तो छोड़ो, वो तो बात की बात है, अभी तो वो चीज़ भी सोचनी नहीं है। अभी तो खाली इतना सोचना है कि बस हमें पढ़ना है, केवल पढ़ना है और इतना पढ़ लेना है कि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो याद रखना। मेरी ये बात जो है ना ये माइंड के अंदर उस समय आएगी जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा और जैसे आपको लगेगा ना कि अरे हाँ ये तो किया हुआ है, तो अपने आप आपके भले चेहरे पे स्माइल नहीं आए लेकिन आपको अंतरात्मा से खुशी हो जाएगी, मन में खुशी हो जाएगी कि हाँ यार ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैंने किया है, या ये क्वेश्चन हाँ सर ने करवाया था। कई बार ऐसा होता है कि अपने को ज़्यादा ध्यान, मतलब अच्छे से पढ़ रखा है ना अपन ने, तो ये भी ध्यान आ जाता है कि हाँ बोर्ड पे मैंने किस साइड में किया था, इस साइड में किया था या इस साइड में। और उस समय अगर कोई फनी चीज़ मैंने बताई हो, कोई अच्छा सा कमेंट मेरे को ध्यान आ गया हो या कोई अच्छी चीज़ मैंने बता दी हो तो वो भी आपके माइंड में आ जाएगी उसी समय कि हाँ ये क्वेश्चन चल रहा था और सर ने ये चीज़ बताई थी। ठीक है, साइड होता हूँ, जल्दी नोट करो इसको। देखो स्टूडेंट्स आवाज़ तो आ रही होगी लेकिन मैं दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन मैंने एक शॉर्ट में लिखा है बोर्ड पर, मैं क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ आपको कि क्या लिखा है। पहली बात तो ये कि ये 3.3 के दूसरे का पहला क्वेश्चन है, वो सामने बोर्ड पर लिखा है। क्वेश्चन क्या है, आपको विलोपन विधि से ज्ञात करना है, मतलब विलोपन विधि से सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, देखो वहां पर मैंने +1 और हर में -1 कर रखा है, ठीक है ना, मतलब है अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 आ जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन सिंपल बोलूंगा इसको सॉल्यूशन के बाद में। अभी क्या है, अभी ये पूरा हार्ड कर रखा है इसने। कैसे भाई, ऐसी लैंग्वेज उलझा रखी है, कोई बात नहीं। देखो जब भी ऐसी चीज आए जहां पर कोई एक चीज अननोन हो, वो गाना सुना है ना, तुम जानो ना हम, तो उसी तरीके से कोई ऐसा मान आ जाए जो ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूं, ना तुम जानो ना हम, तो ऐसे को क्या मान लो x। लेकिन यहाँ पर x मानने से काम होने वाला नहीं है, पार नहीं पड़ेगी। क्या करो, x के साथ में y मान लो, ना तुम जानो ना हम, तुम्हारी तरफ से x मेरी तरफ से y, ठीक है। तो एक तरफ x और एक तरफ y ऐसा मान लो। क्या करना, तुमको नहीं पता भिन्न क्या है, मैंने मान लिया, माना कि भिन्न क्या है x/y। अब देखो, अब लिख दो इसमें प्रश्नानुसार, सीधा सीधा प्रश्नानुसार। पहली इक्वेशन जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए इसे प्रश्नानुसार पहली भिन्न बनेगी। क्या पहला समीकरण, इसमें 2 समीकरण बनने वाले होते हैं, 2 समीकरण बनेगा। पहला बनेगा, इसको करना है हमें विलोपन विधि से, वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। क्या करना है हमें, ताकि याद रहे, विलोपन विधि यूज करनी है, ठीक है। x + 1 करना है भाई, अंश में 1 जोड़ देते हैं, मतलब अंश में मैंने 1 जोड़ दिया। अंश हमेशा ऊपर वाला होता है और हर होता है नीचे वाला, इतना तो समझ सकते हो क्योंकि 10th क्लास में हो, भिन्न को पढ़ करके आए हो बचपन से, तो जानते होंगे। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब देखो अंश में क्या किया, +1 कर दिया, ये है अंश में +1, हर में -1, तो हर जो है उसके अंदर कर देंगे अपन -1, ठीक है ना। तब क्या होता है, भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब भिन्न क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब यहां से आगे अपने 8वें क्लास का दूसरा चैप्टर, ठीक है ना। क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि वज्र गुणा करो। वज्र गुणा करूंगा तो समीकरण कैसे बनेगी भाई, x + 1 अपनी जगह है,
एक के पास में गुणा होने जाएंगे तो एक से गुणा होंगे, वापस वही संख्या रहेगी वाई माइनस एक। अब क्या करो, इन सबको इधर ले आओ एक साइड में, तो ये हो गया x प्लस एक माइनस वाई प्लस एक बराबर 0। अरेंज कर दो, x माइनस वाई, एक प्लस एक दो, प्लस दो बराबर 0। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। अब आओ आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो क्या बोल रहा है, यदि हर में प्लस एक कर दूं, मतलब कि अंश तो जो है वही रहेगा, क्योंकि अंश के लिए उसने कुछ बोला ही नहीं, तो अपने को वही मानना है, अंश जो है वही रहेगा और हर जो है इसके अंदर अपन प्लस एक कर देंगे। देखिए यहां करता हूं कंटिन्यू, पुनः प्रश्नानुसार करेंगे तो x बटा वाई, ये तो भिन्न है, क्या किया, हर में एक जोड़ दिया, ये हर इसमें एक जोड़ दिया, तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या मार्कर प्रॉपर दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल बरोबर दिख रहा है। देखिए x बटा वाई प्लस एक बराबर 1/2, ठीक है ना, ये हो गया, ये वाली चीज आ गई। अब क्या करो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, वही गुणा, 2 इधर आएगा तो ये हो गया 2x, और एक में ये चीज गुणा होगी इसलिए y प्लस एक ही रहेगा। सबको साइड चेंज करके इधर ले आओ एक साइड में, तो 2x माइनस वाई माइनस एक बराबर 0। ये आ गया अपने पास में समीकरण नंबर 2। अब देखो जिसने मुझसे पहले पढ़ रखा है तो ठीक है, जिसने, क्योंकि देखो ये अलग से वैसे तो पढ़ाया है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा ना वो खाली यहाँ पर एक स्टेप देखना। कोशिश करूंगा कि एक बार में पूरी चीज़ समझ में आए, वरना अपन जब तीसरा चैप्टर पूरा अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, तब पक्की बात है कि फिर भूल नहीं पाओगे आप कभी। क्या होता है विलोपन विधि ना, विलोपन विधि में क्या करता है, देखो इधर देखो y का गुणांक क्या है, इधर -1 है, इधर y का गुणांक क्या है, इधर भी -1 है। आप समझना, अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं तो क्या होगा, x और x तो जुड़ जाएगा, सुनना, -y और -y जुड़ करके -2y हो जाएगा। मतलब मेरे को फायदा कुछ नहीं हुआ, मैं दोनों को जोड़ भी दूंगा ना तो x भी मुझे वापस मिल जाएगा और y भी मुझे वापस मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं दोनों को घटा दूं का मतलब क्या हो गया, देखो x में 2x घटा दो, जो भी आएगा देखा जाएगा, लेकिन -y में -y को घटा दो तो माइनस माइनस प्लस होके y तो कट जाएगा, मतलब मेरे पास में खाली x बचेगा, x का आंसर आ जाएगा। जिसको बोल के समझ में नहीं आया ना, तो बोल के मुझे पता है कम समझ में आएगा, केवल यहां पर समझना। क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 में 2 को मैं घटा रहा हूं, चाहो तो आप 2 में 1 घटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखा है, वैसे आप लिख सकते हो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, ये आपकी लैंग्वेज रहेगी यहाँ लिखने के लिए। घटाते कैसे हैं वो देखिए, सब पहले समीकरण 1 रख दो। भाई मैंने आपको बोल दिया कि भाई 75 में से 38 घटाओ, ठीक है ना, बच्चों वाली बात करते हैं अपन, तो ज्यादा नहीं जानते अपन, बचपन में ऐसा करते थे। तो क्या करते थे, 75 माइनस 38, कोई माइनस बाद में लगाता था, फिर अपन इसको घटाते थे, ठीक है ना, वही काम करना है। किस में से किसे, 1 में से 2 को 1 लिख दो, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। अब आ जाओ 2 लिख देना, बस ध्यान रखना x वाले के नीचे x वाली टर्म और y वाले के नीचे y वाली टर्म, तो ये आ गया 2x, इधर क्या है -y, इधर क्या है -1 बराबर में 0। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, तो ध्यान रखना माइनस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, माइनस, इसलिए इधर माइनस का साइन लगाओ। अब देखो माइनस लगाएंगे ना तो माइनस की एक खास बात होती है, माइनस जब भी आता है ना तो वो सबको माइनस कर देता है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कोई एक नेगेटिव बंदा है और उससे आप बात कर रहे हो ना तो वो आपको भी नेगेटिव कर देगा, कितने पॉजिटिव हो बोले आप। अगर उसके दिमाग में कोई टेंशन है, आपसे बात करना शुरू है, आपकी अपनी टेंशन आप तक पहुंचा ही देगा, तो ये क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव होता है, ये सबको नेगेटिव कर देता है, इन द सेंस कि अगर ये नेगेटिव साइन है तो ये सबको साइन चेंज कर देगा, ठीक है ना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव वाले से बात करके नेगेटिव हो जाते हो या उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर नेगेटिव आदमी है, ठीक है ना, आदमी परेशान है, दुखी है, तो आप उससे बात करोगे, हो सकता है आप और दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ, ठीक है, उसकी परेशानी कम करने के चक्कर में। इसलिए ये कौन था, मतलब माइनस कर रहा था, मैं माइनस कर रहा था नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, सबके साइन चेंज कर देगा। साइन चेंज कर देगा मतलब देखो इसका कोई साइन नहीं है ना, मतलब प्लस है, ये प्लस बदल जाएगा माइनस में, ये माइनस बदल जाएगा प्लस में, और ये माइनस बदल जाएगा प्लस में। मैंने क्या बोला, सबके साइन चेंज कर देगा, ठीक है ना, सबको नेगेटिव कर देगा, सबके साइन चेंज कर देगा नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव ने इस प्लस वाले को माइनस कर दिया, माइनस वाले को प्लस कर दिया, माइनस वाले को प्लस कर दिया। अब देखो ध्यान से, -y प्लस वाई, सिंपल सी चीज, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, -1 प्लस 1 कट गया, इसका तो 0 हो गया। ये क्या होगा, x माइनस 2x, तो बड़ा कौन है 2, उसका साइन आएगा, 2 में 1 गए 1, इधर आएगा -x। इधर भी क्यों लिख रहा हूं मैं, इसके नीचे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो इधर तो क्या बच गया -x, इधर क्या बच गया 2 और 1, देखो प्लस हो गया ये, इसलिए +2 + 1 +3।
+3 बराबर में है 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 3। अच्छा x बराबर 3 कैसे आ गया, x की साइड चेंज करके मैं उधर ले गया, x बराबर क्या आ गया आपके पास में 3। इस साइड में हटा देता हूँ मैं। अब देखिए क्या करना है, आगे y का मान भी तो निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए क्या करो, किसी भी एक समीकरण में x के मान को रख देना। मैं रखता हूं इधर समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखो तो ये क्या आ गया, 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। 3 और 2 कितने हो गए, 5 माइनस वाई बराबर 0। y की साइड चेंज करके इधर ले आओ तो y बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है ना, ये अपना आंसर है, ये भी एक आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था भिन्न, तो अपनी भिन्न क्या होगी, हाँ जी भिन्न क्या होगी, भिन्न अपन ने क्या माना था शुरुआत में, जो तुम जानो ना, हम कौन था, x बटा वाई। तो x बटा वाई, x का मान क्या निकाला अपन ने 3 और y का मान क्या निकाला 5। अब देखो जो चीज क्वेश्चन ने बोली थी क्या उसके हिसाब से मेरा आंसर सही है क्या, वैसे तो ये आंसर आ गया अपना। ठीक है ना, एक बार अगर तुम क्रॉस चेक करना चाहो कि भाई जी को तसल्ली नहीं पड़ रही, ठीक है ना, तो वही तसल्ली करने के लिए क्या करो, एक बार देख लो क्वेश्चन जो बोला था उसके हिसाब से सही है क्या। क्वेश्चन ने बोला अंश में 1 जोड़ दो, ठीक है ना, करके देखो, ये अंश है ये हर है, अंश में 1 जोड़ दो, हर में 1 घटा दो, हर में 1 घटा दो, तो 3 + 1 4, 5 - 1 4, 4 से 4 गया एक बार, ये लीजिए 1 आ गया। हर में 1 जोड़ दो, कोरा कोरा हर में 1 जोड़ देना, ठीक है ना, मतलब 3/5 इसमें 1 जोड़ देना, 5 1 6 हो गया, कट करके 1/2 हो गया। इसका मतलब ये सही था। अब आपको ये चीज़ यहीं तक करनी है, ठीक है ना, चेक करवानी है आपको केवल इतना ही करना है। साइड होता हूँ मैं, जल्दी से इसको देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया। और आप ये मान करके चलो, ये क्वेश्चन अगर वास्तव में आप समझने लगोगे ना तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ट्राई किया अपनी तरफ से बिल्कुल इजी से इजी तरीके से बताने की। फिर ऐसे 4-5 क्वेश्चन अगर अपन करते हैं ना, वैसे 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, तो अपना काम और इजी हो जाता है और आराम से समझ में आता है। फिर उसके बाद में तो ऐसा होता है कि अपने को शायद स्टेप्स भी कई बार ध्यान हो जाता है, याद हो जाती है, चीज़ ही याद हो जाती है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये करना है। भाई सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आता है तो क्या करना होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है बोला है उसके हिसाब से समीकरण बनाओ। समीकरण कितनी बनेगी, समीकरण बनेगी हमेशा 2। अब वो 2 समीकरण बन गई, 2 समीकरण बनने के बाद में y के गुणांक को चेक करो कि किस तरीके से मैं y को 0 कर सकता हूं, कि जोड़ दूं कि घटा दूं या फिर कुछ गुणा करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के दोनों को जोड़ो घटाओ और y को 0 करने की कोशिश करो। दूसरी बार में दूसरा स्टेप था y 0 हो गया, भाई पहला स्टेप 2 समीकरण बनाओ जो क्वेश्चन ने बोला उसकी लैंग्वेज से। दूसरा स्टेप y को 0 करने की कोशिश करो, y को 0 करोगे x का मान आ जाएगा, x का मान आ गया, तीसरा स्टेप हो गया x का मान आ गया। चौथा किसी में भी मान रखो, किसी भी समीकरण में मान रखो, y का x का मान रखो, y का मान निकाल लो, बस हो गया, x और y का मान आ गया। अब देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना टाबरों। बोर्ड के ऊपर सेकंड क्वेश्चन मैंने शॉर्ट के अंदर लिख दिया, एक बार रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से सुन लेना, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। शॉर्ट में लिख रखा है, देखो 5 वर्ष पहले नूरी बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये चीज दी है क्वेश्चन ने। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। नूरी की आयु कब निकलेगी, जब सोनू की आयु को दुगना करोगे तब निकलेगी। क्वेश्चन ने बोला है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन ने टाबरों, ठीक है, समझो। शॉर्ट में लिखा है 5 वर्ष पहले, देखो सबसे पहले इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। अच्छा अब आप चाहो तो नूरी को x और सोनू को y मान लेना, आयु मतलब इसकी, लेकिन मैं क्या करता हूं नूरी को n से सोनू को s से लिख देता हूं। तो क्या होगा, माना नूरी व सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः n व s है। अब देखिए प्रश्नानुसार पहला समीकरण बनाते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, मतलब कि देखो आज मान लीजिए, अगर आज किसी की आयु मान लीजिए 25 वर्ष है, ठीक है ना, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या रही होगी, उसके लिए 5 माइनस करूंगा, ठीक है ना, तब आएगा 20। मैंने क्या माना, इसकी वर्तमान आयु कितनी है, n है, तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु क्या रही होगी, n-5। अच्छा इसकी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं तो सोनू की भी 5 वर्ष पहले की बात करूंगा, इसलिए सोनू की भी आयु 5 वर्ष पहले की लूंगा। तो क्या बनेगा समीकरण इसका, नूरी की 5 वर्ष पहले, नूरी की 5 वर्ष पहले आयु सोनू की 3 गुनी थी, ये रही सोनू की आयु, ये देखिए सोनू की 5 वर्ष पूर्व आयु, और उस वो कितनी है 3 गुनी। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, n-5 बराबर 3s
माइनस 5 दिया 15, पूरे को एक साइड ले आओ सॉल्व करके, तो देखिए n माइनस 3s और ये है -5, ये -15 इधर आएगा तो हो जाएगा +15, -5 + 15 बराबर 0, n माइनस 3s माइनस प्लस हो जाएगा -5 + 15 मतलब कि 10 बराबर 0। ये आया अपने पास समीकरण नंबर 1। पुनः दूसरी वाली समीकरण बनाना भाई 10 वर्ष बाद। अब देखो ये पहले चल रहा था इसलिए मैंने किया था माइनस, अब जब आगे चलेंगे मतलब कि बाद की बात करूंगा तो करूंगा प्लस, कितना 10 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं मैं इसलिए। तो क्या आएगा, नूरी की आयु 10 वर्ष बाद सोनू की आयु से 10 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 10 गुनी हो जाएगी, तो इसकी भी 10 वर्ष बाद, और आयु कितनी हो जाएगी उसकी 2 गुनी हो जाएगी, सॉरी 10 गुनी नहीं 2 गुनी हो जाएगी। सॉल्व करना तो क्या आएगा भाई n + 10 बराबर 2 × s 2s + 20। देखिए सॉल्व करना है इसको, मतलब कि अरेंज कर दो इसको, तो ये n अपनी जगह पे 2s की साइड चेंज करो, n + 2s, 20 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया +10 - 20 बराबर 0, ठीक है ना। हाँ जी, सॉल्व करूंगा n + 2s, ये हो गया -10 बराबर 0। ये है अपने पास में समीकरण नंबर 2। अब देखो एक तो काम मुझे बहुत इजी सा यहाँ पर दिख रहा है कि, चलो इजी वाला बाद में बताता हूँ, अभी जो मैं तुमको पहले क्वेश्चन जो करवाया था ना, पहले वो बताता हूँ कि अगर वो तरीका मैं इसके अंदर लगाऊं तो क्या करूंगा भाई। अगर वो वही वाला तरीका मैं लगाना चाहूँ तो क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर s का गुणांक क्या है -3 है, इधर s का गुणांक क्या है 2 है। जब भी इनको बराबर बनाना हो ना तो देखो बराबर बनाने के लिए क्या करो, बदल दो, किसको बदल दो, इसके गुणांक को, मतलब कि ये 2 है ना, इस 2 को इधर गुणा कर दो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इस 3 को इसमें गुणा कर दो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये तो है, लेकिन यहां से लंबा होगा ये चीज बता देता हूं, लेकिन मेरे को इससे भी इजी तरीका क्या दिख रहा है, देखो इधर क्या है n, इधर क्या है n, अगर मैं 2 में 1 को या 1 में 2 में किसी में भी घटा देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो ये n में n घट जाएगा। अब क्यों अपन लंबा तरीका लें, ठीक है ना। वैसे जब ये चैप्टर अच्छे से करूंगा ना तब तुमको दोनों तरीके बताऊंगा मैं, अभी तो इजी वाला तरीका बता रहा हूं। मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करता हूं, क्या होगा देखिए n, पहले समीकरण 1 लिख देता हूं, n माइनस 3s प्लस 10, ये s लिखा है ढंग से लिख देता हूं, s प्लस 10 बराबर 0। अब इसको माइनस करना है तो n प्लस 2s फिर माइनस 10 बराबर 0। अब क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, इसलिए सबके साइन क्या होंगे, चेंज। ये प्लस वाली चीज माइनस में, ये प्लस वाली चीज माइनस में, और ये माइनस वाली चीज प्लस में। नेगेटिव है, सबको नेगेटिव कर दिया। देखो n माइनस n 0, -3s माइनस 2s कितना हो गया, शाबाश -5s, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, तो ये हो गया +20 बराबर 0। अब देखो ये क्या आएगा, s -5s बराबर -20। एक मिनट, ये कितना है 10 है और इधर भी 10 है, हाँ फिर सही है। तो s का मान कितना आएगा भाई, s का मान आ जाएगा आपके पास -20 बटा -5, -5 से -5 कट गया, 5 से काटना इसे 4 बार, तो s की आयु कितनी आ गई, s की आयु आ गई 5 से गया 4 बार, s की आयु कितनी आ गई, s मतलब कि सोनू की आयु कितनी आ गई 4। देखो इसे जल्दी से मैं एक बार आंसर मैच करता हूँ, क्या सही है क्या। अभी s का मान आया है तो हमें है क्या करना है, n का मान भी निकालना होगा। n मतलब कि नूरी की आयु क्या होगी वो भी हम निकालेंगे, ये सोनू की आयु है। देखो इसे देखते रहिए स्टूडेंट्स, और साथ में एक बार चेक भी कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना इसको, कहीं पर अगर मिस्टेक लगती हो तो देखना। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है इक्वेशन तो बना लेते हैं, कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं हो जाए। तो n-5 ये तो ठीक है, इसे चेक करते हैं। ये हो गया 2s और ये 10, 2s इधर लेकर के आऊँगा तो अच्छा ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, ये जो है ना ये माइनस में आना चाहिए। माइनस में क्यों आना चाहिए भाई, ये 2s है, साइड चेंज करूँगा तो ये माइनस में आएगा, और ये 20 जो ये भी माइनस में आएगा। इसका मतलब एक तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, और ये क्या है -2 है। अब यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो देख लेना कि एक मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन की, इधर -2 आएगा तो इसका साइन चेंज करके +2 आएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं वापस बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है अपने पास में मिस्टेक, क्योंकि वहाँ पर केवल प्लस माइनस की एक मिस्टेक थी। इसको वापस देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए क्या हुआ, -3s और +2 मतलब -3 + 2 -1 मतलब -s, और ये +10 + 10 ये हो गए +20 बराबर 0।
तो ये हो गया, s को उधर ले जाओ साइड चेंज करके, तो ये हो गया s बराबर 20, s का मान आया 20। इसे रखो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में s बराबर 20 रखने पर, ये s ठीक है ना, s बराबर 20 रखने पर, यहां पर कंटिन्यू करता हूं आगे मैं, s बराबर 20 रख रहा हूं समीकरण 1 में। तो देखिए n एज इट इज -3, s की जगह पे रखूंगा मैं 20, फिर आएगा +10 बराबर 0, गुणा कर दो, सॉल्व कर दो। n एज इट इज -3 दूनी 6, 60 और +20 बराबर 0, कितना हो गया n - 50 बराबर 0। तो n बराबर कितना आ गया 50, n का मान 50 और s का मान 20। तो लास्ट में एक लैंग्वेज इसकी जो लिख देना कि n कौन था, नूरी, अतः नूरी व सोनू की आयु क्रमशः, देखो सोनू नूरी की आयु कितनी है 50 वर्ष, क्रमशः 50 वर्ष एवं सोनू की आयु कितनी 20 वर्ष एवं 20 वर्ष है। साइड हो जाता हूं मैं, जल्दी से देख लो आप लोग, अगर कोई समस्या हो इसके अंदर तो कमेंट्स में लिख देना। देखो स्टूडेंट्स, चौथे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो उदाहरण से लिया है मैंने, ठीक है, उदाहरण से लिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी सारे जो भी है ना वो इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, और एक ही बराबर मूल वाला क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन कि आपको इसके मूल निकालने हैं, ठीक है ना। चौथा चैप्टर अच्छे से पूरा डीपली जब अपन पढ़ेंगे तो पूरी चीज बताऊंगा, अभी तो खाली इतना समझो, एक सूत्र होता है वो याद करना है आपको इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या होता है, सूत्र क्या होता है, पहले तो देख लो x² के साथ में, मतलब पहली वाली संख्या के पास पहले वाले में जो आता है वो होता है a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -2√6 और c बराबर क्या है तो 2 है। एक सूत्र होता है जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है ना। अगर बुक में देखोगे तो बुक के अंदर लिखा है आपके पास में वो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हल, द्विघात समीकरण हल के नाम से है वो। अपना फॉर्मूला होता है -b + -b² - 4ac, उसके ऊपर है रूट बटा है 2a। अब मुझे पता है जो पहली बार देख रहे होंगे ना वो सोच रहे होंगे सर ये क्या चीज़ है, कितनी खतरनाक चीज़ आएगी, लेकिन मानो, यकीन मानो कि ये जो चीज़ है ना बड़े से बड़े क्वेश्चन को ईजी कर देगी। वैसे इस क्वेश्चन को समझो ना, तुम तो 9th क्लास के अंदर करके आए हो, 8th क्लास के अंदर भी करके आए हो, लेकिन अब 10th में करना तो 2√6 आ गया, ठीक है ना। इसको समझने में और करने में टाइम लग जाएगा। वैसे तो क्या है 3 दूनी 6 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 3√6, इसको कर देंगे अपन √6 + √6, ठीक है ना, -√6 में ये टूट करके हो जाएगा। भाई 3 दूनी 6 चाहिए, -√6 और -√6 मिल करके ये हो जाएगा, गुणा करोगे तो √6 आ जाएगा। इसमें तोड़ करके कर सकते हैं, जो इसके पहले एक क्वेश्चन मैंने करवाया था ना आपको, अगर वैसा करना चाहें जिसके शून्यक निकालने थे तो शून्यक निकालने अपन वो कर सकते हैं, लेकिन निकालना शून्य की है। लेकिन देखो ये तो वो क्वेश्चन है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसलिए आपको लग रहा है हाँ ये हो जाएगा। अगर मैंने ये चीज़ नहीं बताई होती ना और बोलता आपको अब लगाओ दिमाग, आधा घंटा भर लग जाता, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाता, ये पक्की बात है। इसलिए ये फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले में देखना वैल्यू रख दो आप -b, मतलब कि माइनस एज इट इज रहने वाला, देखो माइनस ये x का मान चलता है, x बराबर होता है माइनस एज इट इज क्या है b की जगह पे क्या रखूंगा -2√6, फिर प्लस माइनस b² मतलब कि -2√6, इसका करूंगा स्क्वायर, -4 गुणा a की जगह पे आएगा 3 और c की जगह पे आएगा 2, उसके ऊपर आएगा रूट और बटे में आएगा 2a, मतलब 2 गुणा a कितना 3। अब इसको सॉल्व करना है केवल, तो देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये हो गया सिंपल 2√6, फिर इधर आएगा प्लस माइनस, ठीक है। देखो इसका करना स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करके प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर करूंगा होगा 4, √6 का स्क्वायर करूंगा होगा 6, तो 4 × 24, इधर आ गया 24, माइनस 4 × 12 और 12 दूनी 24, मतलब कि वापस 24 ही आ गया। ये क्या बात हुई, चलो बढ़िया है। ये तो 3 दूनी हो गया 6, अच्छा इसको 3 दूनी 6 में कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि इसको 2 गुणा 3 ही रहने दे रहा हूँ मैं। सुनो 24 - 24 तो हो गया 0, तो ऑल ओवर मेरे पास में इधर आंसर क्या बन रहा है 2√6, इधर तो 0 हो गया, अब प्लस करूँ माइनस करूँ फर्क नहीं पड़ रहा, इधर मैंने 2 गुणा 3 रहने दिया, 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। ये क्या है √6, इस √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 गुणा √3, और नीचे क्या है 3, तो 3 को अपन लिख सकते हैं √3 गुणा √3, √3 में √3 भी कट गया, तो x का मान क्या आ गया √2/3। अब देखो जब भी ऐसी कंडीशन हो ना कि इस जगह रूट के अंदर 0 बन जाए, इसका मतलब उसके दोनों समान मूल होते हैं, तो यहां पर क्या मैं लिखूंगा दोनों समान मूल
इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, 2√2/3 √2/3। अब दोनों बराबर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि रूट के अंदर 0 बन रहा है। अब सुनो, अगला क्वेश्चन जो है ना वो इससे जुड़ा हुआ ही है, इसीलिए मैंने लिया है। क्यों, क्योंकि बोला दो बराबर मूल के लिए। अच्छा, एक चीज मैंने तुमको पहले भी एक्सप्लेन करी थी, जो अपने द्विघात समीकरण होते हैं ना, जो द्विघात समीकरण होते हैं अथवा द्विघात के बहुपद होते हैं, दो घात के बहुपद होते हैं, 2 डिग्री जिसको कोटि बोली थी, 2 कोटि के बहुपद होते हैं ना, अगर ऐसा है तो इसके मूल कितने होंगे, हमेशा जो उसकी कोटि होगी, मतलब इसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे। अब ये 2 मूल कैसे हो सकते हैं, हो सकता है कि दोनों के दोनों वास्तविक मूल हो सकता है कि दोनों के दोनों काल्पनिक मूल हो सकता है एक वास्तविक एक काल्पनिक हो, ठीक है ना, वो सारी अलग चीज है। और हो सकता है कि दोनों के दोनों बराबर हों। ये 3-4 कंडीशन हो सकती है। अपने को इस क्लास में जो पढ़ना है ना, वो पहला पढ़ना है कि दोनों वास्तविक हों, दोनों काल्पनिक हों और दोनों बराबर हों। तो मेरा जो क्वेश्चन है ना, ये तीसरी वाली कंडीशन कि दोनों बराबर मूल हों, इसके ऊपर अपना क्वेश्चन है। और दोनों बराबर हों उसके लिए कंडीशन होती है, अभी केवल वो कंडीशन तुमको याद करवा रहा हूं, लेकिन जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब पूरी चीज बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों होता है। और मैं नहीं बताऊंगा, वो अपने आप तुम्हारे माइंड के अंदर आएगा। देखना, जिस समय अपन इसको बताएंगे ना तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब अपने आप माइंड में आएगा। अभी खाली इतना ध्यान रखना कि बराबर मूल के लिए कंडीशन होती है b² बराबर 4ac। ये कंडीशन होती है, क्या होता है, b² बराबर 4ac। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं a बराबर क्या, b बराबर क्या और c बराबर क्या। a बराबर है 2, b बराबर है k, c बराबर है 3। दो बराबर मूल के लिए मेरे को कंडीशन क्या रखनी है, b² बराबर 4ac। फॉर्मूला याद कर लेना, b² बराबर 4ac। b की जगह पे क्या रखूंगा, k का करूंगा स्क्वायर बराबर 4 गुणा a की जगह पे रखूंगा 2 और c की जगह पे रखूंगा 3। तो देखो k² बराबर 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बरोबर। अच्छा, वैसे भी इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। सुनो, गुणा क्यों कर रहे हैं, 3 दूनी 6 चौक 24, हाँ आ तो 24 है, लेकिन गुणा क्यों करूं मैं भाई, ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हटा करके इसको 4 2 3 ही रहने देता हूं मैं। स्क्वायर हटा करके रूट लगा देता हूं ना, सीधा काम आसान हो जाएगा अपना। अगर ये करता हूं मैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 तो रूट के बाहर आ गया, 4 रूट के बाहर आ गया, 2 हो गया। अब ये 2 बाहर आ नहीं सकता, 3 बाहर आ नहीं सकता, इसलिए रूट 6 हो गया। ये लीजिए, अब मैंने 24 लिखा था ना, तो उसको भी क्या करता, 4 गुणा 6 करके 4 बाहर लाता, फिर करता। तो पहले उसको गुणा करो फिर उसको वापस ब्रेक करो, उससे अच्छा क्या है ब्रेक ही रहने दो ना, गुणा करते ही क्यों हो, काम ईजी रहेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में है ही नहीं, पहले चेंज करना पड़ेगा, मतलब द्विघात बहुपद इसको बनाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। मतलब गुणा करो, kx गुणा होगा x में तो ये हो जाएगा kx², kx गुणा होगा -2 में तो हो जाएगा ये 2kx, अब प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए a बराबर कितना है k, b बराबर कितना है -2k और c बराबर कितना है 6। कंडीशन क्या लगानी है, b² बराबर 4ac, तो b² मतलब -2k, उसका करना है स्क्वायर, 4ac मतलब 4 गुणा a की जगह पे k और c की जगह पे 6। तो देखिए इसका करना स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, 2 दूनी 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये हो गया k² बराबर 4 एज इट इज, k एज इट इज और ये 6 एज इट इज। अब देखो मैं दिमाग लगा करके क्या काम करता हूँ, ये जो 4 है ना, इस 4 को इस 4 से काट सकते हैं और इधर k² है, इधर k है, इस k को इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा, देखिए k² बटा k बराबर 4 गुणा 6। गुणा मत करना इसे अभी, ठीक है ना, क्योंकि मेरे 4 को इधर ले आया, k को इधर ले आया, 4 से 4 कट गया, k से k का स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 4k बराबर 6, इसका आंसर आ गया। एक तो आपके पास ये तरीका है, फिर बता रहा हूँ कि ये आंसर आ गया इसका, एक तो इसका ये आंसर था, इसका ये आंसर था। लेकिन मुझे पता है कि आपके स्कूल्स में मतलब अलग अलग टीचर्स का अलग अलग तरीका होता है करवाने का, तो वो यहाँ पर अब दूसरा जो तरीका अप्लाई कर सकते हैं ना, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं सेकंड मेथड। इसका सेकंड मेथड अपन क्या कर सकते हैं, इतना तो मैं रहने देता हूँ। देखो ये 4k² बराबर 4×6 24k। दूसरा तरीका ये होगा, मैं 24k को इधर लेकर के आऊंगा तो ये हो गया 4k² माइनस 24k बराबर 0। अगले स्टेप में क्या करूंगा, 4k को कॉमन लूंगा। जब 4k को कॉमन लूंगा ना तब क्या आएगा, इधर आएगा, देखिए 4k कॉमन आ गया तो इधर बच गया खाली k, माइनस 4 गया तो 6 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो 4k बराबर 0 या फिर k माइनस 6 बराबर 0। तो k का मान इधर से तो क्या आ गया 6 और इधर से k बराबर क्या आ गया 0। अब देखो k का मान 0 इधर रख करके देखना, तो इधर 0 हो जाएगा, इधर 0 हो गया तो गुणा होकर के पूरी चीज 0 ही होगी, ये 0 होगी तो क्या आ रहा है 6 बराबर 0। इसलिए ये चीज तो क्या है पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसको मैंने लिखा है ना, तो इसलिए मेरे को चेक भी करना पड़ेगा इसको,
ठीक है, तो ये k इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखना मैंने बराबर का साइन लगाया है और फिर उसे काटा है, क्यों? क्योंकि k 0 नहीं हो सकता, इसलिए k बराबर 6 आंसर। यहां से भी डायरेक्ट आंसर आया था k बराबर 6, यहां से भी आंसर आया था डायरेक्ट k बराबर 6, और वहां पर दो आंसर आ रहे हैं, k बराबर 0 और k बराबर 6। k बराबर 0 नहीं हो सकता, वो बता दिया क्यों नहीं हो सकता। 0 रखूंगा तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो बचेगा मेरे पास 6 बराबर 0। अब क्वेश्चन तो बुक ने दिया है, इसका मतलब सही दिया है, तो 6 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो गलत क्या है? 0 गलत है। 6 रख करके देख लेना, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, साइड होता हूं मैं, जल्दी से आप इसे नोट कर लो। और इसी के साथ में अपना जो चौथा चैप्टर है ना, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब 5th चैप्टर को अपन करने वाले हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 5th करें स्टार्ट। फिर देखो टाबरों, अब अपन लास्ट 5वां चैप्टर जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या है कि 3, 8, 13, 18, ये क्या है? एपी है। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी, सॉरी अंकगणितीय गुणोत्तर श्रेणी नहीं, इसको बोलते हैं अपन समांतर श्रेणी, सॉरी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? अब देखो क्या चीज है, खाली इतना ध्यान रखना, शुरुआत अपन ने ABCD जब पढ़ी थी तो ABCD की शुरुआत करी थी A से, तो इसी तरह से इसमें जो पहला पद होता है ना वो होता है A। ठीक है, बस याद रह जाएगी ये चीज, याद रह जाएगी। A क्या होता है? 3। फिर आता है D, तो D क्या होता है? D का मतलब होता है डिस्टेंस अथवा डिफरेंस। डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस, पीछे में से आगे को घटा दो। 8 - 3, ध्यान रखना, पीछे में से आगे वाले को घटा दो, कितना आएगा? 5। और एक होता है N। ठीक है, कौन सा पद 78 है ना, तो N आपको निकालना है। कौन सा पद 78 है? ये आपको AN का मान दिया हुआ है जो है 78। ठीक है, अब वैसे जब अपन चैप्टर करेंगे, वापस बार बार बोल रहा हूँ, जब चैप्टर अपन करेंगे तब मैं आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूँ कि क्यों होता है, कैसे होता है। अभी खाली फॉर्मूला एक बता रहा हूँ, वो आपको याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। AN बराबर होता है A + n - 1 गुणा D। किसका होता है? ये होता है nवें पद का फॉर्मूला। AN कितना दिया हुआ है? 18। देखिए AN का फॉर्मूला लिखिए, A + n - 1 गुणा D। AN का मान कितना? AN का मान दिया हुआ है 78। A का मान कितना? शुरुआत में मान लिया अपन ने 3, मान नहीं लिया, दिया वही है, प्लस n - 1, और D का मान कितना है? तो D का मान है आपके पास 5। सॉल्व करें तो कितना आएगा? 78 - 3 करूं, 78 - 3 करूं, बराबर ये हो गया। देखिए 5 को अंदर गुणा कर देना, तो ये हो गया n - 5n - 5। 78 - 3 करूंगा तो कितने हो गए भाई? 78 - 3, ये हो गए 75, बराबर 5n - 5, 5 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 75 + 5 बराबर 5n। तो 5n बराबर आ गया 75, 5 80। अगला इधर देखना क्या आएगा? 5n बराबर 80, वही चीज़ लिख दी वापस ताकि समझ में आए। n बराबर 80/5। अगर पहाड़े आते हैं तो आराम से हो जाएगा कि 16 × 5 = 80, इसलिए n का मान कितना आ गया? 16। अब देखो क्वेश्चन का एक बार शॉर्ट के अंदर मतलब समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर कोई संख्या है इस तरीके से बढ़ती है, मतलब कोई श्रेणी है, श्रेणी मतलब कि सीरीज 3, 8, 13, 18। अब देखो इसमें कितना कितना बढ़ रहा है? 5 की बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसा कब होगा? जब आप ये बढ़ोतरी करते 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 78 पे पहुंच जाओगे। तो कब पहुंच जाएंगे? 16वें पद पे। मतलब ये 1, 2, देखो पहला पद तो ये है, पहली बार बढ़ोतरी करी तब 8 आया, दूसरी बार बढ़ोतरी करी तब 13 आया, तीसरी बार बढ़ाया तब 18 आया। इस तरीके से जब मैं 16वीं बार बढ़ाऊंगा ना, तब मेरे पास कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लो कि ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। A11 = 38। इसको मैं शॉर्ट में करवाता हूँ क्योंकि ये जो है ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो A11 38 दे रखा है, मतलब क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि किसी श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए यदि उसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। अब देखना मैं इसको कितने शॉर्ट से शॉर्ट में और कितने बढ़िया और कितने इजी तरीके से करता हूँ। फॉर्मूला अपना यही है, जो यहाँ पर होता है ना, ये n होता है, ये n इधर आता है। अब ना तो आपको A दे रखा है ना D दे रखा है, कोई बात नहीं, मत देने दो। A11 भाई, A11 कितना दे रखा है? 38 दे रखा है, तो ये 38, A11 की जगह पे 38, A दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, A एज इट इज आएगा। अच्छा n की जगह पे क्या दे रखा है? तो n की जगह पे 11 दे रखा है, इसलिए इधर क्या करूंगा? 11 माइनस, देखो 11 - 1 होता है, n - 1 होता है, 11 - 1 करूंगा तो 10 आ जाएगा, 10D। समीकरण 1 इसके लिए क्या बनेगा? तो इसके लिए बनेगा 73 बराबर A प्लस जितना दे रखा है उससे 1 कम, मतलब कि 15D। समीकरण 2। 31 निकालना ना, अभी निकाल लेंगे। मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको घटा देता हूं। क्या किया मैंने?
इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले घटाई भी थी इस तरीके से, तो क्या आएगा 73 बराबर a प्लस 15d, घटा इसको रहा हूँ तो ये आएगा 38 बराबर a प्लस 10d, घटा रहा हूँ मैं इसलिए क्या होगा, नेगेटिव ने सबको नेगेटिव कर दिया, तो इसमें प्लस था साइन माइनस हो गया, इसका भी प्लस था माइनस हो गया, और इसका प्लस माइनस हो गया, a माइनस a कट गया, 15 में से 10d गए तो बच गए आपके पास 5d, 73 में से 38 गए, अब घटा दो तो घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 7 में से गया 1, 13, 13 में गए 8, बच गए 5, 6 में गए 3, बच गए 3, तो क्या आ गया d बराबर 35/5, कितने आ गए 7, तो d का मान आ गया आपके पास में 7। इसे रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान, समीकरण 1 में d का मान रख दो 7, तो क्या आएगा देखिए 38 बराबर a प्लस 7 गुणा 10, यही, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, 10 गुणा 7, ये हो गया 70, a बराबर क्या आएगा 38, 70 को इधर ले आऊंगा तो -70 हो गया, ठीक है ना भाई, 70 को इधर ले आया मैं तो -70 हो गया, a बराबर क्या आएगा -32, a का मान आ गया। अब देखो, अब इसको मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला रहा आपके पास में, आपको a 31 निकालना है, तो इतना लगा करके बता देता हूँ कि इसके अंदर करेंगे क्या हम भाई। a 31 निकालने के लिए a की जगह पे क्या करूंगा, a की जगह पे -32 रखूंगा, फिर उसके बाद में क्या है प्लस n-1, मतलब कि प्लस n की जगह पे 31 माइनस 1, और d की जगह पे अपन ने 7 निकाल के रखा है, इसको सॉल्व कर लेना तो a 31 का मान आ जाएगा। साइड होता हूं मैं, जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, और इन सारे क्वेश्चंस के आपको कम से कम 2 बार तो प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी बच्चा लोग, देखिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन इसका, जो 1 से लेकर के 5 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ना उसके अंदर। अब देखो 5.3 के अंदर एक और फॉर्मूला आता है, पहले तो एक बार फॉर्मूला देख लेना साइड में। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया जिसके अंदर लिखा हुआ था a प्लस n-1 गुणा d, वो किसका फॉर्मूला था, वो an का फॉर्मूला था। अगर मैं sn का फॉर्मूला लिखूं तो थोड़ा सा क्या चेंज हो जाता है, देखना कैसे चेंज होता है भाई। a प्लस n-1 d तो an का था, इधर 2 लग जाता है और इधर n/2 आ जाता है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये Sn का फॉर्मूला होता है। और Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, मतलब कि ये n पदों का योग है। जैसे अभी पहले कोई एक इसके पहले जो क्वेश्चन अपन ने किया था उसके अंदर अपने पास में एक सीरीज थी, हाँ ये वाला था 3, 8, 13, 18, ठीक है ना। तो इसके अंदर जैसे मैं कोई सा भी पद निकालता हूं तो वो पद नंबर आ जाता है, ठीक है ना। इस पद को तो अपन क्या बोलते हैं an, लेकिन वहीं पे मैं जब इसका योग करना शुरू करता हूं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं Sn। जैसे मैंने इन 3 पदों का योग कर दिया, तो कितने पदों का योग किया, 3 पदों का, तो उसे मैं क्या लिखूंगा Sn। मतलब अब n जो है ना वो 3 पदों का योग है ना, इसलिए मैं इसको S3 लिखूंगा। और वो क्या होगा 3 + 8 + 13। लेकिन ये तो चलो ठीक है, 3 पदों तक का इसलिए कर लिया। अगर ये 50 पद का पूछ लेगा तो ऐसे करने बैठूंगा क्या, चलो करने बैठ भी जाऊंगा, तो एग्जाम में मेरे को केवल एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना है। अगर ऐसा करूंगा तो केवल ये क्वेश्चन कर पाऊंगा, बाकी के क्वेश्चन ही छूट जाएंगे। इसलिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, ये a वही है जो पिछले वाले फॉर्मूले में था, d और n सारी चीज वही है जो पिछले फॉर्मूले में थी। अब आइए इधर AP जो क्वेश्चन ने दे रखी है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो AP लिख लेना, ठीक है ना। AP क्या है 9, 17, 25 और इसका योग ये होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है ABCD में, सबसे पहले A आता है, तो इसमें भी सबसे पहले A का मान कितना 9, D का मान कितना, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा दो, 17 - 9 कर दो, कितने आ जाएंगे 8, शाबाश, ठीक है ना। और अब क्या निकालना अपने को, एक Sn दिया हुआ है, Sn दिया है, Sn कितना दिया है 636 दिया है, तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई। Sn का फॉर्मूला क्या था अपने पास में, n/2 सामने लिखा है, नहीं याद हो तो देख लो, 2-3 बार पढ़ोगे उसमें याद भी हो जाएगा। 2a + n-1 गुणा में कर देंगे d। तो देखिए Sn का मान कितना है 636, क्वेश्चन ने बोला हाँ 636 बराबर n/2, और ये आएगा 2a, a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे 9 आएगा, प्लस n-1, तो n का मान तो पता ही नहीं है इसलिए वो n रहेगा, और d की जगह पे कितना आएगा, तो d की जगह पे 8 आएगा। आगे यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखना, कैलकुलेशन है पूरी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 2 को 9 दूनी 18 और ये 8, तो एक काम करता हूँ मैं,
इसमें से कुछ कॉमन आएगा ताकि 2 कट जाए, तो मैं इसको भी गुणा कर नहीं रहा हूँ साइड में ले जाके। 636 बराबर n बटा 2, ये हो गया 9 दूनी 18 प्लस n माइनस 1 8। अब देखिए ये 8 है, मतलब कि 2 चौक 8 है, ये 18 है, ये 9 दूनी 18 है, दोनों में से 2 को कॉमन ले लेना, काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। n बटा 2, 2 को कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, तो इधर तो रह गया 9 प्लस इधर रह गया 4। देखिए 2 से 2 कट गया, इधर क्या बचा n एज इट इज, अंदर सॉल्व करना, तो ये रहा 9, ये हो गया प्लस 4n माइनस 4, ये है 636। कितना है 636। अब देखिए क्या करना, 9 में से 4 को घटा दो, कितना बच गया n एज इट इज रह गया, 9 में 4 गया 5 बच गया, 5 प्लस 4 n हो गया, ये n को अंदर गुणा करना पड़ेगा अभी, 636 आ गया, ये आ गया 636 बराबर, ये हो गया 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब इसकी भी साइड चेंज करके इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n और 636 इधर आ जाएगा तो माइनस 636 बराबर हो जाएगा 0। अब ये बन गया हमारे पास में द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ साइड में जो लिखा है, ताकि इसे हम सॉल्व कर पाएं। देखो द्विघात समीकरण आ गया ना। एक तो चीज है आपके पास में कि आप वो श्रीधराचार्य सूत्र यूज कर लो, लेकिन देखो 4ac बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ इसको ऐसे मत करो, इसको अपन ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 636 है, ये कितना है 636, अगर इसको गुणा करें तो कितना आएगा 6 चौक 24, मतलब शायद 2644 आ रहा होगा इसको गुणा करके। ठीक है ना, चेक करना। तो 4 छिंग 24, 2 4 तिया 12 13 14 का 4 ऊपर 1, 4 छिंग 24 25, 2544 आ रहा है। ठीक है जी, ये 2544 आ रहा है। अब हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिसको गुणा करके तो 2544 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए 5 आ जाए, मतलब इसको तोड़ना है, जोड़ने पर 5 आ जाए। एक बार कोशिश करता हूं मैं कि देखिए क्या 48, क्योंकि 2500 के आसपास का आ रहा है ना, तो अगर मैं 48 और 53 को करूं तो हो जाना चाहिए। ये गुणा करके देख लेते हैं। 8 या 24 के 4 ऊपर 2, 8 पंजे 40, 42, 4 तिया 12, 1 5 चौक 20 और 1 21, 4 4 5 2 2 5 4 4। लीजिए जी, ये आपके सामने कर रहा हूँ मैं पूरा कंप्लीट, और ये हो जाएगा सॉल्व अगर इस तरह से करें इसको। तो ये अगर 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करके देखना, तो n कॉमन 4 प्लस 53, 4 n प्लस 53 माइनस, अब इसमें से देखिए 48 को कॉमन नहीं, 48 नहीं आएगा कॉमन, इसमें से कॉमन आएगा 12 कॉमन n प्लस 48, 12 कॉमन लिया ना तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 48 नहीं 53 बच रहा है, 12 पंजे 60 बच गए 3, 12 तिया 36 बराबर में आ गया 0। आगे इधर कंटिन्यू करता हूँ इसको। देखिए 4n प्लस 53 और इधर भी क्या है 4n प्लस 53, हाँ 4n प्लस 53, तो 4n प्लस 53 जो है वो कॉमन, इधर क्या बचा अपने पास में n माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए या तो हो सकता है दो संख्याओं को गुणा कर रहा हूं और 0 मिल रहा है, कब पॉसिबल है, या तो 4n प्लस 53 बराबर 0, या फिर n बराबर n माइनस 12 बराबर 0। अब देखो इसको समझना तो क्या आएगा, n बराबर माइनस 53 बटा 4, कोई संख्या n का मान 53 मिल रहा है और माइनस में आ रहा है। देखो n क्या होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, जो ये बोलो ना पहला दूसरा तीसरा, ये है n। अब बताओ मैं माइनस 53 बटा 4 तो पहुंच ही नहीं सकता, छोड़ो मैं माइनस एक पद पे ही नहीं पहुंच सकता, मतलब पद माइनस में नहीं हो सकते ना, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, n बराबर कितना आएगा 12, ये आंसर आएगा। इसका मतलब 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पदों की आवश्यकता है, तो 12 पदों की आवश्यकता है। ये क्या है अपना आंसर। 1 से लेकर के 5 तक के चैप्टर अपने कंप्लीट। मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी कि पूरी लेक्चर के अंदर अपनी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी बनी रहे। कितना टाइम हो गया है, शायद 1.25 घंटे के आसपास का टाइम अपना हो गया है, लेकिन देख लो 1.25 घंटे के अंदर अपन ने 5 चैप्टर निपटा दिए हैं। मतलब निपटा तो नहीं दिए बोलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके सारे हो गए। अब सोचो
अगर यही अपनी कंसिस्टेंसी बनी रही तो एक बार अभी हो गया एग्जाम, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना वहां तक कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी ये सोचना आप। और अच्छे से इस पूरे लेक्चर को देखना। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ना, तो इसमें देखो बाद के चैप्टर अभी अपन ने किए नहीं, आपने स्कूल में थोड़े बहुत पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो भी मैंने इतनी बेसिक तो आपको बताइए कि कहीं समस्या नहीं आए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। आपको क्या करना है, एक बार देख करके वीडियो देखना, एक बार उसके साथ में कर लेना रफ पेपर में या रफ कॉपी में जिसमें भी करते हो। उसके बाद में केवल क्वेश्चंस देखना, बिना आंसर देखे वापस एक बार ट्राई करना। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है कुछ भी गलत नहीं हो, आपकी तैयारी आपको पता चल जाएगी। 2 बार 3 बार कर लेना, पेपर देने के लिए चले जाना। क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आने वाले हैं, ये तो नहीं बोलूंगा यही आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो लगभग या तो ये आएंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, 10th क्लास के अंदर हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी उम्मीद है कि आराम से पूरी चीज़ समझ में आई होगी। क्या करना है आपको, लाइक शेयर कर देना, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके तो नंबर अच्छे आए हैं, आपका फ्रेंड भी आपके साथ में अच्छे नंबर लेकर के आ सके। पढ़ते रहना, नोट्स अच्छे से बनाते रहना। और अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया तो एक बार थम्स अप और अच्छा जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट वो एक बार कर देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरा प्रयास आपको पसंद आया। तो एग्ज़ाम टाइम के लिए हम और भी अच्छे से प्रिपरेशन आपको करवाते रहेंगे। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।